हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 5 का यहाँ पर मैं आपको सिलेबस बता दे रही हूँ। पहले तो यूनिट 5 का है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का हम टॉपिक ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ 10 DQ बीटा बी एंड बीटा पैरामीटर्स का मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ DQ बी एंड बीटा पैरामीटर्स का। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं। किसी कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्वेड स्पेक्ट्रम को संगत ताराबी सुगम डायग्राम में फिट करके कॉम्प्लेक्स की DQ तथा बी यानी कि रेज पैरामीटर की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं जब किसी कॉम्प्लेक्स में जो रेडिएशन होती है उसको ऑब्जर्व करने के बाद स्पेक्ट्रम को जो स्पेक्ट्रा होती है उसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, जो टानाबी सुगम डायग्राम में जो फीड करके कॉम्प्लेक्स की जो DQ यानी कि रे पैरामीटर्स की जो वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। इतना है समझ में कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें ये आपको अगर कभी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, यानी कि तो आपको DQ के जो होता है DQ तथा B की वैल्यू कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो आप उसकी एक डेफिनेशन है आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं 2 नंबर में। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि फ्री की यानी कि बी की तुलना में कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन बी रैक की वैल्यू कम प्राप्त होती है। धातु आयन के इलेक्ट्रॉन में गतिशील होते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो बी होते हैं जो इसकी रैक वैल्यू होती है वो कम प्राप्त होती है इसमें। अब धातु आयन के इलेक्ट्रॉन में ये गतिशील होते हैं तथा सहसंयोजन के कारण रिपल्सन कम हो जाता है, और इसी वजह से क्या होता है, इसका जो रिपल्सन है वो कम हो जाता है। इसमें नेपेथाउजेली कोफिशिएंट बी कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स में कोवेलेंट प्रॉपर्टी का माप है। ठीक है, जो ये जो बी होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट प्रॉपर्टी का एक माप है, इसलिए इससे आपका क्या है, जो बी होता है इसको आप की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, बीटा बराबर B/30, कॉम्प्लेक्स में B अपॉन फ्री आयन में B। अब ये आगे क्या है इस बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। अब B की वैल्यू जितनी कम होगी कॉम्प्लेक्स में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि लो स्पिन COEN9 3+ कॉम्प्लेक्स में कोवेलेंट ऑपरेटर उतना ही अधिक स्पेक्ट्रम में 2 बॉन्ड्स 21,500 21,550 सेंटीमीटर -1 तथा 29,600 सेंटीमीटर 1 पर प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः निम्नलिखित ट्रांजिशन से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे एक हमको एनर्जी लेवल ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है कि AIG से T2G का जो ग्राफ होता है वो रैक किस तरह से दिया गया है, इसी के यहाँ पर सभी दर्शाया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि CO इन 2 एनर्जीज का रेडियो निम्न प्रकार है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि अब मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया था उस हिसाब से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं, इसे तनावी सुगम डायग्राम फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन में जमाने पर यह रेडियो डेल अपॉन R बराबर 40 प्राप्त होता है। डायग्राम से उस पॉइंट पर लोवेस्ट एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए E/B की वैल्यू 38 बढ़ी जा सकती है। फिर इसमें इसका फॉर्मूला दिया गया है, E/B बराबर 1 AIG, फिर है 1 TIG अपॉन B बराबर 21,550 अपॉन B बराबर 38। जब इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, B बराबर यहाँ पे 21,550 अपॉन 38 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 570 सेंटीमीटर -1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि B बराबर 570 सेंटीमीटर -1 प्राप्त होता है, जो फ्री आयन CO3+ के 1100 सेंटीमीटर -1 से काफ़ी कम है।
डेल अपॉन बी बराबर 40 4 बी बराबर 570 सेंटीमीटर -1 की वैल्यू की सहायता से डेल की वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है, मतलब इसकी डेल की जो वैल्यू है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल अपॉन बी बराबर यहाँ पर लिखेंगे 40, उसके बाद में डेल बराबर 40 का गुणा बी के साथ कर लेंगे, और यहाँ पर दिन की बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब बी का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, 570 सेंटीमीटर -1 हुआ था, तो हमको यहाँ पर लिख लेंगे उसको, और फिर इसका गुणा करके हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल बराबर 22,800 सेंटीमीटर -1 हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि डेल अपॉन डेल बराबर 22,800 सेंटीमीटर -1 प्राप्त होता है, जो द एल्टिकली वैल्यू 23 सेंटीमीटर -1 के लगभग इक्वल है। 23,000 होगा इसमें, यहाँ पे आप 0 यहाँ पर लगा लीजिएगा 3। अब क्या है कि अब नेप्लेक्सियल कॉफिशिएंट बी की वैल्यू निम्न प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तब इनका जो मान है वो क्या आएगा देखिएगा। तो बीटा बराबर हम बी अपॉन बी 0 है यहाँ पर बराबर 570 अपॉन 1100 कर देंगे, यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, और जितना भी हमारे पास मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा बराबर 0.51%। अब क्या करें इसमें कि बी की वैल्यू 0.51% आ रही है यहाँ पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार NiH2O 6+2+ से स्पेक्ट्रम में D8 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपेक्षित 3 बॉन्ड्स क्रमशः 9,000, 14,000 और 25,000 सेंटीमीटर -1 फ्रिक्वेंसी पर प्राप्त होते हैं। इनमें से लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी वाला 9,000 सेंटीमीटर -1 है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बॉन्ड 3A2G और 3T2G ट्रांसफॉर्मेशन को माध्यमिक फ्रिक्वेंसी यानी कि 14 सेंटीमीटर वाला बॉन्ड 3A2G और 3TIGA ट्रांसफॉर्मेशन को तथा हाई फ्रिक्वेंसी 25,000 सेंटीमीटर -1 वाला बॉन्ड 3A2G और 3TIG पी ट्रांसफॉर्मेशन को प्रदर्शित करती है। मतलब कि यहाँ पर सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाला क्या है हमारे पास मान 25,000 सेंटीमीटर -1 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि तानाबी सुगानो डायग्राम के अनुसार लोवेस्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेल 0 बराबर, जो कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी हमारे पास क्या थी 9,000, तो 9,000 सेंटीमीटर -1 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, बीटा बराबर 0.88 तथा डी बराबर 906 सेंटीमीटर -1 प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए अपनी व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखने के लिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के नोट्स देखना चाहते हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।